नमस्ते बच्चों, आपकी किताब के पाठ 3 के हम कर रहे थे प्रश्नोत्तर। आज हम करेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण: क संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों में से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। उत्तर देखिए। पहला है, सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। तीसरा, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। चौथा, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। पांचवा, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। प्रश्न नंबर 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानोजीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे क परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। ख काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ में इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। उत्तर देखिए। पहला, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। दूसरा, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तीसरा, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। चौथा, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती। प्रश्न नंबर 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष अर्थात संज्ञा का मिलान कीजिए। विशेषण का विशेष से मिलान देखिए। संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, मूसलाधार वर्षा, घना जंगल। प्रश्न नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है। इसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। उन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर देखिए। छोटी बड़ी। दूसरा, दुबली पतली। तीसरा, भावभंगी। चौथा, माँ बाप। प्रश्न नंबर 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी का दीन भाववाचक संज्ञा है। उत्तर देखिए। राम का मरा भाववाचक संज्ञा। दूसरा, नव का वन जातिवाचक संज्ञा। राही का हीरा जातिवाचक संज्ञा। धारा का राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी का मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। उत्तर देखिए। पहला है सतलुज का शतद्रुम। दूसरा, झेलम का वीतस्ता। तीसरा, रोपड़ का रूपपुर। चौथा, अजमेर का अजमेर अजय मेरू। पांचवा, बनारस का वाराणसी। छठा, चिनाब का विपाशा। प्रश्न नंबर 7, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। दूसरा, इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। उत्तर देखिए। ही के प्रयोग वाले वाक्य। पहला, तुम शायद ही स्वस्थ रहोगे। दूसरा, हम शायद ही नदी पार कर सकेंगे। तीसरा, मैं शायद ही तुम्हें हिंदी पढ़ाऊंगी। नहीं के प्रयोग वाले वाक्य।
पहला, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। दूसरा, राम भगवान को कौन नहीं जानता। तीसरा, शिक्षक दिवस को कौन शिक्षक नहीं जानता। देखिए बच्चों, इसी प्रकार के उदाहरण आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैंने जो उदाहरण लिखे हैं इनके अलावा अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। धन्यवाद।